इस इंटरव्यू सीरीज में जिसका नाम है द थिंक रिच शो। इस शो का एक छोटा सा बैकग्राउंड, राजेश सर, ये हमने 1.5 साल पहले शुरू किया और अभी तक करीब 30 से ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को, प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स को हम लोगों ने इसमें इंटरव्यू किया है। और इसका एक ही उद्देश्य है सर, जैसे छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी जो जस्ट ग्रो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उन सभी को आपके जीवन से कुछ प्रेरणा मिल सके। क्योंकि मैं देख रहा था इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का आपके लीडरशिप में जो ग्रोथ हुआ है, दैट इज इनक्रेडिबल। आपके फादर साहब ने और आपने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की 2001 में, और 2006 से आपने पूरी इसकी लीडरशिप ली। आज कंपनी का टर्नओवर करीब 1456 करोड़ के आसपास है, जो कि इंटरनेट पे इसकी टर्नओवर ग्रोथ 2021 की अवेलेबल है। सो हैप्पी टू हैव यू इन दिस कॉन्वर्सेशन सर। वेलकम, आपका स्वागत है एक बार फिर से सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी है आपसे बात करके। मैंने इंसिडेंटली आपके प्रोग्राम्स तो नहीं देखे, बट इंटरेक्शन जितना भी अभी हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राजेश सर। सो राजेश सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे व्हाट हैज बीन योर जर्नी। क्योंकि कई बार क्या होता है, सक्सेस तो सभी को दिखती है, बट उस जर्नी में जो हार्डशिप होता है वो किसी को नहीं दिखता। कितनी स्लीपलेस नाइट्स होती है, कितना पसीना उसमें बहा होता है, कितने टेंशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस उसमें आए होते हैं, वो किसी को नहीं पता है। तो आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे व्हाट हैज बीन योर जर्नी सर। देखिए, कुछ भी अचीव करने के लिए तो आप जानते ही हैं कि सक्सेस ऐसे अचीव नहीं होता। आपको प्लान करना पड़ता है और उस रास्ते पर चलना पड़ता है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि सक्सेस का रास्ता आसान है, सब जानते हैं, लेकिन उसको अवॉइड कर देते हैं। हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। तो मुश्किल रास्ते पर चलते हैं तो तभी कामयाबी आती है, जो हमें प्लान करना होता है। तो मैंने बिजनेस, मेरा बचपन जो गुजरा, तो बचपन से ही मैं देखता था अपने ग्रैंडफादर को और अपने फादर, उनके ब्रदर्स, मतलब अंकल्स को, सबको काम करते हुए। एग्रोकेमिकल बिजनेस हमारी फैमिली में एस्टेब्लिश हो चुका था, सब कुछ अच्छा था। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली देश भर घूमने की। बिकॉज पहले मैंने सब डिपार्टमेंट्स में काम किया थोड़े थोड़े महीने, और उसके बाद में मैंने सेल्स को चुना और इंडिया में भ्रमण करना शुरू किया। तो जब ऑल इंडिया में पर्सनली घूमा, तो मुझे जो लोगों की फील थी, जो चीज थी, जो रिक्वायरमेंट थी मार्केट की, वो मालूम पड़ी। मैं अपने कस्टमर से मिला, यानी फार्मर से मिला, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, हर जगह टीम मेंबर से। तो उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा गैप आ गया था कंपनी में, क्योंकि इंटरेक्शन जितना ज्यादा होना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे, उतना ज्यादा शायद नहीं हो रहा था। तो फिर उसको संभाला और अपनी कंपनी, जो फैमिली कंपनी थी, उसकी बैकडोर को एस्टेब्लिश किया। और 2001 तक, मतलब लगभग 93 से 2001 तक मैंने उसको एज अ सेल्स हेड लीड किया। 2001 में हमने अपनी फैमिली कंपनी को एग्जिट किया, अपनी कंपनी को चाचा जी को दे दिया, और फादर और हमने प्लान किया कि हम कुछ अलग से करेंगे। क्योंकि बड़ा अचानक से डिसीजन हुआ था, तो अपने घर के ड्राइंग रूम से ही हमें स्टार्ट करना पड़ा। बिकॉज सारा बिजनेस तो हमने चाचा जी को दे दिया था, तो अल्टीमेटली वी हैड टू बिगिन ऑल फ्रेश बेसिकली। तो थोड़ा ड्रामेटिक, क्योंकि 2001 में आया ये 2001 अक्टूबर में हुआ। मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था एक्चुअली, तो 2-3 दिन की ऑफ थी। 2-3 दिन के बाद जब हम लोग गए, तो तब ऐसी फीलिंग जाहिर की चाचा जी ने कि शायद हमें पार्टीशन कर लेना चाहिए। तो हमने उसको एग्री किया, और एक ही दिन में फैसला हो गया कि ठीक है, हम लोग यानी पिताजी अपना बिजनेस चाचा जी को दे देंगे, एंड वी विल प्लान ऑल फ्रेश एक्चुअली। बट सर, ये इतना स्मूथ था जितना आप अभी बता रहे हैं, या इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस थे? देखिए, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे पार्टीशंस देख चुका था। तो बिकॉज पापा और 5 ब्रदर्स, तो लोग अलग हुए थे, तो बड़े मुश्किलों में हुए थे। तो इसको हमने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, हमने बिल्कुल स्मूथ रखा। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे कैसे जी करेक्ट सर, एक्सीलेंट। तो पापा ने, बिकॉज आपको सोशल प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बिजनेस रखने के। तो अल्टीमेटली हमने बिजनेस पूरा का पूरा उनको दे डाला, और इंसेक्टिसाइड इंडिया की एक नई कल्पना हमने शुरू की, किस तरीके से हमें क्या बिजनेस करना और कैसे एक नई कंपनी को एस्टेब्लिश करना है। उस समय सर इमोशंस क्या थे? क्योंकि पूरा का पूरा एक रनिंग बिजनेस आपने दे दिया, और फिर जीरो से फिर से शुरुआत करने का आपने निर्णय लिया। किस तरह के इमोशंस उस समय होंगे? देखिए, इमोशंस ये थे कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है, डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि यस वी कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास था, पापा का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कहा जो करना है अच्छे से अच्छा करो, कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, बट दिल से करो जो भी करना है। यू कैन चूज क्या बिजनेस करना है, किस स्केल का करना है, कैसा करना है। तो फिर मैंने देखा कि टीम जो मेरे साथ जुड़ रही थी धीरे धीरे,
अगर मेरे एंथुजियाज्म में कमी तो उनका एंथुजियाज्म भी थोड़ा कमजोर हो रहा था। तो उनको देखते हुए अपना एक बड़ा टारगेट एस्टेब्लिश करना पड़ा, चीजों को एस्टेब्लिश करना पड़ा, और बिल्कुल हमने इसको शुरुआत से प्लान किया कि किस तरीके से करें। कुछ दिन लगे डिसाइड करने में कि यहाँ 3-4 दिन में हमने फैसला किया कि एग्रोकेमिकल में ही जाना है। फिर एग्रोकेमिकल में अपने तरीके से जाने का हमने फैसला किया, बिल्कुल नए तरीके से नई शुरुआत की, नया सेटअप बनाया और एक एक चीज एस्टेब्लिश की। एक एक चीज से मतलब है ऑफिस, फैक्ट्रीज, सारा सेटअप, नेटवर्क, टीम, हर चीज को स्क्रैच से एस्टेब्लिश किया। तो राजेश सर, इस पूरी प्रक्रिया में आपने कहा कि जब फैमिली बिजनेस एक साथ चल रहा था तो आपने सेल्स और मार्केटिंग को सबसे पहले चुना। तो सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपके लिए क्या रही, जो कि हर एक छोटे व्यापारी को अपनानी चाहिए? एंड क्योंकि 90% लोग तो सेल्स से हेट करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक जगह बैठ जाऊं, सेल्स कोई और ही करे। बट आपने कहा मैं गाँव घूमा, गली गली घूमा, लोगों से मिला। So what was that experience? देखिए, मुझे लगता है किसी भी बिजनेस के लिए सेल्स एक बैकबोन है जी। और आपको माल बेचना आना चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए। होता क्या है कि जब सामने वाला क्वेश्चंस करता है या आपको कुछ भी मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इन द सेंस कि आप बोलते हो 100 रुपए में दूंगा, वो कहता है 98 में दो, आप कहते हो अच्छा 98 में ले लो, 95 में आता है, बार्गेनिंग करना शुरू करता है, या कॉम्पिटिटर के प्रोजेक्ट को बढ़िया दिखाता है, या एक टेंडेंसी होती है परचेजर की किसी भी तरीके से आपको प्रेशराइज करके आपको डाउन करे और डाउनग्रेड करके आपसे बार्गेन करने की कोशिश करे, चाहे वो क्वांटिटी टर्म में हो, चाहे क्वालिटी टर्म में हो, चाहे पेमेंट टर्म में हो, कहीं ना कहीं आपको दबा के रखे। जी। तो अगर आपके अंदर दम आ जाता है उसको फेस करने का और आप बात कर सकते हैं और एक अपनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। मैंने वही किया। बेसिकली 2 जनरेशंस की रिलेशनशिप पापा की ऑलरेडी थी, बिकॉज पापा भी सेल्स देखा करते थे, जो पिछले 10-15 साल में उन्होंने खास तौर पे किया था। उन्होंने हालांकि बिजनेस एस्टेब्लिश किया, लेकिन बाद में सेल्स देखते थे, तो उसको मुझे आगे बढ़ाना था क्योंकि बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी पापा की। हर आदमी यही बात करता था कि हरी जी का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तो उसको मेरे लिए एक चैलेंज था बेसिकली उस रिक्वायरमेंट को बीट आउट करना। तो मैंने यही सोचा कि जो कमिटमेंट करेंगे पक्का करेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, जो बात करेंगे, जो सजेशंस देंगे, वो उनको ऐसे सजेशंस देंगे जो हो सकता है आज उनको अच्छे ना लगे, लेकिन कल याद करें कि यस वी गॉट द राइट सजेशन फ्रॉम मी। और वो आज भी पूरी इंडस्ट्री याद करती है कि जो बात करता हूँ मैं खुले दिल से करता हूँ, साफ बात करता हूँ, उनको सही बात को समझाता हूँ, उनको अच्छा लगने के लिए बात नहीं करता, उनको सही राय देने के लिए बात करता हूँ, और अल्टीमेटली दे अप्रिशिएट। आज सुनना चाहते हैं, आज बात करना चाहते हैं। हर सीजन की शुरुआत में लोग ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहते हैं, मार्केट की बात समझना चाहते हैं, सिचुएशन को समझना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी चीज को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया, क्योंकि जगह जगह जब घूमे तो लोगों के व्यूज पता लगे, मार्केट के रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पता लगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट नहीं चाहता, कंज्यूमर को चाहिए सोल्यूशन। तो अगर आप सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं, और वो सॉल्यूशन तभी प्रदान कर सकते हैं जब आपको मार्केट की समझ हो, मार्केट की परख हो, आपको पता हो कि मार्केट को क्या चाहिए। क्योंकि कई बार कंज्यूमर ये समझ ही नहीं पाता मुझे किस चीज की जरूरत है या मुझे ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसको दे देते हैं तो डेफिनेटली ही बिकम्स हैप्पी। तो मैंने देखा मार्केट में बहुत सारी कमियां थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी, प्राइस ट्रांसपेरेंसी, या लोग इस बात से भी दुखी थे कि कंपनी से अकाउंट्स नहीं सही से होता, अकाउंट कमिटमेंट टीम कर जाती है, सेल्स टीम्स, वो कमिटमेंट ऑनर नहीं होता, हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमने क्या कमाया है। कई बार मटेरियल्स डंप हो जाते हैं किसी कंपनी से, उससे हम सफर करते हैं, हम उसको डाइल्यूट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है हमें लेना पड़ता। तो बहुत सारी परेशानियां थी जो मार्केट की पता लगी, और उन बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्म किया और बड़ी अच्छी कामयाबी। एक व्यापारी को समझ में तो आता है कि मुझे टीम चाहिए, लोग चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लोग लेता है और मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है किसी इंसान की, और होता है कि बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। जैसे मैं भी अपने बिजनेस में हूं, तो जितनी भी टीम लेते हैं तो उनको कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, किसी किसी को 1-1 साल सिखाना पड़ता है। और उसके बाद कई बार कई लोग निकल जाते हैं टीम से बाहर, कई क्या 50% लोग निकल जाते हैं, कोई 1 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। तो ये पेन बहुत बड़ा रहता है क्योंकि पूंजी लिमिटेड रहती है। तो इस पेन से ओवरकम करने के लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स लोगों के लिए रहेंगे सर? एंड ये हर एंटरप्रेन्योर का दर्द है जी, और इससे आप बाहर निकल नहीं सकते। मतलब इसको अगर मैं दूसरे के तरीके से कहूँ कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म करोगे तो फल मिलेगा।
करेक्ट। लेकिन अगर कर्म करोगे नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? तो ये एज ए एंटरप्रेन्योर हमारा काम है कि वी नीड टू ट्रेन द पीपल, एंड वो ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली चलते जाना है। करेक्ट। बिकॉज अब तक मैं अपने लिए ट्रेन कर रहा था, अब मुझे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए टीम को ट्रेन करना है। जी सर। तो ट्रेनिंग तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैं करता रहूंगा। लोग साथ देंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे डिफरेंट फेजेस में, बिकॉज जब एक ट्रेन मैन पावर हो जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन मैं टीम को भी समझाता हूँ कि भाई देखो, कई बार हो सकता है कि तुम्हें अपनी मार्केट वैल्यूएशन से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे फेजेस आ सकते हैं कि तुम्हें कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे और जुड़े रहोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी जिंदगी एक्सप्लॉइट होते जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है और मुझे इतना कम मिल रहा है। उसके लिए मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि हैंडपंप का, जब आप हैंडपंप से पानी खींचना शुरू करते हैं तो पानी एक बार में नहीं आता, बहुत देर लगती है, और लेकिन जब आना शुरू होता है तो बहुत तेज धार होती है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि हैंडपंप पे थोड़े से पंप मारे, अरे भाई पानी नहीं निकल रहा, दूसरे हैंडपंप पे चले गए, फिर वहां पंप मारना शुरू किया, वहां भी मजा नहीं आया, फिर तीसरे हैंडपंप पे, उसको पानी मिलता नहीं है ढंग से, मिलता नहीं है क्योंकि उसने पूरी फोर्स लगाई ही नहीं बेसिकली जितनी एक जगह लगनी चाहिए थी। तो बार बार अगर जॉब चेंज करता है, सपोज मेरे यहाँ 10,000 रुपया ले रहा, 12,000 की जॉब कहीं लग गई, तो उसको 6 महीने मैनेजमेंट को समझने में लगेंगे, मैनेजमेंट को 6 महीने उसको समझने में लगेंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब आएगा? अगर वो अपना प्राइम टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देगा तो कुछ निकलेगा नहीं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एम्प्लॉय के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आगे बढ़ने की, कुछ सीखने की, और एम्प्लॉय को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है, मैं सीख रहा हूँ और मैं और ऊपर जाऊंगा। और एक कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको बिल्टअप करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको इज्जत भी देनी पड़ेगी। बिकॉज मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारे हैट्स मुझे पहनने पड़ते हैं। एक टेलीफोन आ गया, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया तो वहां अफसोस जताना है, और तभी पता लगा केबिन में कोई आ गया, उसके यहाँ बड़ी खुशखबरी खबर है, और मैं अगर उसको उसी टेम्पो में अगर मैं उससे बात करूंगा तो उसको लगेगा देखो बॉस तो बदल गए, ये तो पहले मुझसे कंधे पे हाथ रख के बात करते थे, मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, मुझे तो खुशी की बात, तो आई हैव टू चेंज एंड चेंज इन सेकंड्स। मतलब वो मेरे पास 1 मिनट अवेलेबल नहीं है। आप बोलेंगे आप मैं बॉस हूं, मैं बॉस नहीं हूं। मैं बॉस अगर मैं उसको उस वक्त जो उसको सेंटिमेंट चाहिए अगर वो मैं नहीं दिखाऊंगा तो वो जो उसका प्यार है, जो उसका कमिटमेंट है, जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगने लगे। करेक्ट। तो मतलब ये वाला कंटिन्यूटी कैसे रखें? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब टीम को तो एक आदत है, मान लीजिए एक तरह से प्यार से हम डील कर रहे हैं, सब समझा के डील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी चारों तरफ से फाइनेंशियल प्रेशर आ गया है। आपको तो क्योंकि बैंक अकाउंट तो आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर भी दिख रहा है, कितने कमिटमेंट्स है आपके फाइनेंशियली, लोगों को कितना देना है, एंड मान लीजिए टीम ने 3 महीने परफॉर्म नहीं किया, एंड वो टीम तो एक्सपेक्टेशन सेम लेके चल रही है कि बॉस तो हमारे ऐसे हैं और ऐसे ही हमसे बात करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है कि आपका लिड ऑफ हो जाता है। सो हाउ डू यू रियली सजेस्ट, लाइक, क्योंकि एक बिजनेसमैन ऐसी स्थिति से गुजरता है जिसका इमोशन शायद हर रोज बैंक अकाउंट को देख के चेंज होता होगा सर। So how do we control these kind of emotions? या what do you do in these situations? कि how do you manage? मैं बोलूंगा कि बैंक अकाउंट एक छोटी समस्या है, बड़ी है, बिकॉज अल्टीमेटली आप बिजनेस करते हैं तो फाइनेंस के लिए करते हैं, और पैसा नहीं तो कैसे चलेंगे। लेकिन इस टाइप की समस्याओं से आप 24 घंटे घिरे रहते हैं। करेक्ट। आपको सोशल प्रेशर्स भी हो सकते हैं, सोशल प्रेशर नहीं तो बिजनेस में भी कई प्रकार के प्रेशर्स हो सकते हैं। इन्वेंट्री हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, माल नहीं बिक रहा है, माल नहीं मिल रहा है, माल महंगा मिल रहा है, माल सस्ता बिक रहा है, आज को पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी सीट पर जाके बैठता हूँ और जब काम करना शुरू करता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, बात करता हूँ कि जब भी प्रेशर है तो तलवार लेके कूद पड़ो, मीन्स यू हैव टू एक्ट। आप उससे पीछे भागोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप फोर फ्रंट से उस बात से लड़ोगे। तो जो भी चीज है सच्चाई से आप अपनी टीम से बात करिए, टीम को बताइए कि ये प्रेशर्स हैं और इस प्रेशर से हम गुजर रहे हैं, डू योर बेस्ट, जो करके ला सकते हो। पैसा चाहिए तो जहां से पैसा मांग सकते हो पैसा मांगो भाई, बिकॉज यू आर द पीपल हु आर डीलिंग फ्रॉम फ्रंट। तो आज कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो जो तुम्हारे सोर्सेज हैं जिनकी, मैं तो बोलता हूँ जो लाला लोगों की तिजोरी में रखे, भैया तिजोरियां खुलवाओ उनकी, बोलो पैसे की जरूरत है, पैसा निकाल के लाओ। तो उसके लिए स्कीम्स देना है, कुछ देना है, कहीं पे कुछ सस्ता बेचना है, महंगा बेचना है, तो दे आर पार्ट एंड पार्सल। बट आई कैन नॉट अफोर्ड कि फाइनेंशियल टाइटनेस में मैं अपनी जिंदगी को निकाल दूंगा, तो नहीं कर सकता हूँ। और जो पैसा हमें देना है लोगों का वो भी देना है, सर्कुलेशन अपना चलाना ही है। तो वो फेजेस आते हैं कई बार, और खासतौर पे ग्रोथ फेज में ज्यादा आते हैं, जब आप
एक्सपेंशंस कर रहे होते हो और पैसा एक तरफ एक्सपेंशन में जा रहा होता है या कहीं पर इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो उस वक्त में वाले ज्यादा प्रेशर ज्यादा आते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो किया उस टाइम पे, चाहे लुक्रेटिव स्कीम्स देके या कुछ मटेरियल को थोड़ा सस्ता बेच के कोशिश की कि हम उससे बाहर निकले। इतना आसान नहीं होता, एकदम से आप बाहर नहीं निकल पाते, टाइम लगता है उससे निकलने में। बट आपको अपनी पेशेंस लूज करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन तभी निकलता है जब आप पीसफुली आप काम को देखें, काम को सेटअप करें। मैं जनरली आजकल तो मॉर्निंग वॉक नहीं जा रहा हूँ, मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह जब घूमने गए तो सारी फ्रस्ट्रेशन घूमने घूमने में ही निकल जाए 1 घंटे में। उसमें भाग लो, उसमें जो करना है आपको, आप थोड़े अलूफ जंगल में चले जाओ, जो जंगल टेरेन्स होती है वहां पर जो कहना है, जो चिल्लाना है आप चिल्ला लो, बट फ्रस्ट्रेशन को निकाल लो, जिससे कि जब आप ऑफिस जाओ तो फ्रेश जाओ और जाकर आप उसको जो काम करने है उसको कर सको। बिकॉज आपकी फ्रस्ट्रेशन अगर हो जाएगी तो अल्टीमेटली वही फ्रस्ट्रेशन को एम्प्लॉय और नीचे निकालेंगे और जो अचीवमेंट करना है उनका टारगेट का जो परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज है वो गिर जाएगा। आपका भी गिरेगा, उनका भी गिरेगा, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस का परसेंटेज गिर गया तो अचीवमेंट कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर।